Hello everyone. Today we are discussing elasticity chapter and we are doing it in one shot only. Yes, I have uploaded one video on elasticity, that is the myth of elasticity, and in that video I have tell you about elastic objects, plastic objects, and what is elasticity. But we will talk about it now also. Yes, again. Let's कंप्लीट दिस चैप्टर इन वन शॉट ओनली. ठीक है, आज के इस पूरे लेक्चर में इस चैप्टर की हम पूर्ण आहुति दे देंगे. इस चैप्टर को पूरी तरीके से ख़त्म कर देंगे. छोटा सा चैप्टर है, ज़्यादा कुछ इसमें चीज़ें होती नहीं हैं और बहुत ही ईजी सा चैप्टर है. तीन मेन बस इसमें आपके वर्ड्स आते हैं. द मेजर थ्री वर्ड्स इन दिस चैप्टर इज स्ट्रेस, स्ट्रेन एंड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी. दैट्स इट. बस इन तीन चीज़ों के अराउंड ही ये चैप्टर चक्कर काटता रहता है. आओ आज हम इसको पूरी तरीके से ख़त्म करते हैं. Let's first of all understand the meaning of elasticity again in this video. In the previous video I have also told you about what is elasticity. Yes, so what is elasticity in physics, not in your general life, because our general perception about elasticity is different from what we are discussing in physics. Yes, so elasticity is basically the property of matter, the property of matter, generally solids. ठीक है, generally solids, the because gases does not show elasticity, you know that. So the property of matter by which the body regain its original shape and size after removing the deforming force. Yes, this is a property of matter by which the body regains its original shape and size after removing the deforming force. Let's say you have a spring. ठीक है, इसको समझने के लिए एक एग्जांपल, एक इलस्ट्रेशन लेते हैं. लेट्स से यू हैव अ स्प्रिंग एंड दिस अ वॉल, दिस अ स्प्रिंग एंड दिस इज द मास. ठीक है, दिस इज द मास. नाउ यू अप्लाई सम फोर्स F in this direction. So what you are trying to do is you are actually stretching the spring. Yes, stretching the spring. Yes, so this is the external force. This is the external force that is called the deforming force for mass or spring. Mass or spring for the spring, not mass. mass को हम खींच नहीं रहे हैं, मतलब मास की कॉन्फ़िगरेशन में कोई फर्क नहीं पड़ रहा, स्प्रिंग की कॉन्फ़िगरेशन में फर्क पड़ रहा है. सो दिस डिफॉर्मिंग फोर्स इज फॉर दिस स्प्रिंग, नॉट फॉर दिस मास. ठीक है, तो जब हमने डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया, ये स्प्रिंग स्ट्रेच आउट होगी. ठीक है, ये स्प्रिंग क्या होगी, स्ट्रेच्ड होगी. थोड़ा सा ये मास यहाँ आ जाएगा और ये थोड़ी सी स्प्रिंग यहाँ तक आ जाएगी. ठीक है, तो स्प्रिंग क्या हो जाएगी, स्ट्रेच्ड हो जाएगी. एंड दिस इज कॉल्ड द डिफॉर्मिंग फोर्स. नाउ इलास्टिसिटी इज व्हाट, इलास्टिसिटी कम्स इनटू प्ले आफ्टर द रिमूवल ऑफ deforming force. We generally presume that elasticity is what, जितना आप खींच पाओ उतनी इलास्टिसिटी नहीं. मतलब जब तक आप खींच रहे हो तब तक तो आप फोर्स लगा रहे हो. और यहाँ पे इलास्टिसिटी का मतलब कब शुरू हो रहा है, जब फोर्स को हटा ही दोगे. समझ रहे हो बात को. हम in daily life we presume that when you apply the force and the body stretches, that's called elasticity in general life. लेकिन फिजिक्स में इलास्टिसिटी की बात शुरू तब होती है जब रिमूविंग फोर्स हट जाता है. ठीक है, सॉरी, डिफॉर्मिंग फोर्स हट जाता है. ठीक है, तब आपकी जब बात शुरू होती है इलास्टिसिटी की. अब उसके बाद क्या होता है, उसके मैं इतना टाइम इस पर ये इसलिए दे रहा हूँ इस डेफिनेशन को समझाने के लिए, बिकॉज बहुत से बच्चे, बहुत से स्टूडेंट्स
इसका गलत मतलब निकाल लेते हैं, ठीक है। इसको समझते हैं कि जितना स्ट्रेच होगा उतना इलास्टिक है, नहीं, जितना स्ट्रेच होगा उतना इलास्टिक नहीं, ये नहीं है। स्ट्रेच होने के बाद उसको रीगेन करनी है अपनी ओरिजिनल शेप एंड साइज। लेट्स सपोज, देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल इलास्टिसिटी और फिजिक्स में ना आप कुछ भी देख लो, 95% ऑफ द क्वांटिटीज आर रिलेटिव। यस, हम उनको समझ ही तब सकते हैं जब किसी चीज़ से रिलेट कर पाए। जैसे कि स्पीड है 35 किलोमीटर पर आवर, किसके रिस्पेक्ट में? ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, कार के रिस्पेक्ट में, या किसी और चीज़ के रिस्पेक्ट में? किसके रिस्पेक्ट? सो 95, मैं तो कहूँगा 99% चीज़ें जो होती हैं फिजिक्स में, एक स्पीड ऑफ लाइट ही शायद नहीं है, बाकी सब जितनी भी चीज़ें हैं वो रिलेटिव है, एनर्जी तक रिलेटिव, सब कुछ रिलेटिव है। तो आपको ये इलास्टिसिटी जो है ये भी रिलेटिव है। रिलेटिव मतलब दो चीज़ों के बीच में आप कंपेयर करके समझ सकते हो कि हाँ ये इलास्टिक ज़्यादा है, ये इलास्टिक कम है, एक से आपको समझ नहीं आए। तो इसको समझने का ट्राई करते हैं। लेट्स से यू हैव 2 स्प्रिंग्स, ठीक है, 2 स्प्रिंग का एग्जांपल ले लेते हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो। अभी हम सिर्फ स्प्रिंग लेंगे, ब्लॉक को हम रहने दें, ठीक। 2 स्प्रिंग है आपके पास, आपने दोनों स्प्रिंग पर सेम फोर्स लगाया, लेट्स से 50 न्यूटन, ठीक है, 50 न्यूटन का आपने सेम फोर्स लगाया। एक स्प्रिंग इतना हो गया, दूसरा स्प्रिंग इतना हो गया। अभी आपने फोर्स लगा रखा है, अभी आपने छोड़ा नहीं है, छोड़ूंगा मैं यहाँ पे, ठीक है, ये रिमूवल वाला है, ये केस 1 है, यहाँ पे फोर्स लग रहा है, दोनों तरफ लग रहा है, स्ट्रेच हो रही है, ठीक है, 50 न्यूटन, दिस ऑल्सो 50 न्यूटन। इसका कोई K2 कांस्टेंट, इसका K1 स्प्रिंग कांस्टेंट, ठीक है, समझ में आ रही है बात? चलो, ये दोनों, अब ये देखो, ओरिजिनल लेंथ जो इनकी थी वो सेम थी, ठीक है, ओरिजिनल लेंथ L ही थी, ठीक। अब हुआ क्या, खींचने के बाद थोड़ी बढ़ गई, तो एक में बढ़ी डेल्टा L1 और एक में बढ़ी डेल्टा L2, ठीक, दोनों में अलग अलग बढ़ी ना, ये ज़्यादा बढ़ी है, और हमें ये दिख रहा है कि डेल्टा L2 इज ग्रेटर देन डेल्टा L1। अगर मैं एक क्वेश्चन क्लास के बिल्कुल शुरुआत में पूछता, शायद ही कोई होता जो बता पाता कि कौन ज़्यादा इलास्टिक है, कौन ज़्यादा इलास्टिक है, शायद ही कोई होता, और जो बता देता वो भी गलत होता, जो नहीं बताता वो भी गलत होता। क्यों? क्योंकि डिफॉर्मिंग फोर्स लग रहा है अभी भी, अभी आप कुछ नहीं कह सकते कौन ज़्यादा इलास्टिक है कौन कम इलास्टिक है। फंसा दिया ना मैंने, फंसा दिया ना। सोच रहे होगे हाँ ये अब ये कुछ तो गड़बड़ कर रहा है, तो मतलब ये वाला कम इलास्टिक होगा, ये वाला ज़्यादा होगा, या ये वाला ज़्यादा होगा, ये वाला कम होगा, कुछ तो ऐसे सोच रहे होगे कौन सा होगा कौन सा नहीं होगा, बट अब भी आप कुछ कह ही नहीं सकते हो। समझ पा रहे हो इस बात को? आप कुछ नहीं कह सकते कौन ज़्यादा इलास्टिक है कौन कम इलास्टिक है, बिकॉज अभी तो डिफॉर्मिंग फोर्स लग रहा है, अभी वो छूटा नहीं है। आफ्टर द रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स डिसाइड किया जाता है कौन ज़्यादा इलास्टिक है कौन कम, किसके बेसिस पे, कि वो अपनी शेप रीगेन कर पा रहा है कि नहीं। अब मैंने ये फोर्स मान लो हटा दी, ठीक है, मैंने फोर्स हटा दिया। अब फोर्स हटाने के बाद क्या होता है, फोर्स हटाने के बाद ये K1 वाला जो है ये यहाँ आ जाता है, K2 वाला जो है ये थोड़ा सा स्लैक कर जाता है, ठीक है, थोड़ा सा स्लैक, ज़्यादा नहीं बट थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा सा स्लैक कर गया। ये जो लेंथ थी ये इसकी L लेंथ थी, ओरिजिनल लेंथ, और ये जो इसकी लेंथ थी यहाँ से लेकर यहाँ तक ये इसकी ओरिजिनल लेंथ थी। दोनों की ओरिजिनल लेंथ सेम ली थी हमने, सेम ली थी, यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो तो सेम ली थी। डेल्टा L1 और डेल्टा L2 ये दोनों अलग अलग थे, ओरिजिनल लेंथ तो दोनों की सेम थी। अब जब मैंने फोर्स हटा दिया तो हुआ क्या, ऊपर वाला तो अपनी ओरिजिनल लेंथ पे वापस आ गया, जो K1 वाला था वो तो आ गया, बट K2 वाला नहीं आ पाया, जबकि फोर्स दोनों पे सेम लगा, तब भी वो अपनी ओरिजिनल लेंथ पे वापस नहीं आ पाया। तो हुआ क्या इससे, हुआ इससे ये कि ये जो है
ये ज़्यादा इलास्टिक है, इट इज़ मोर इलास्टिक। इट इज़ मोर इलास्टिक और इट इज़ लेस इलास्टिक। मतलब इलास्टिसिटी किस बेसिस पर डिफाइन की जाती है, किस बेसिस पर हम कह सकते हैं कौन ज़्यादा इलास्टिक है कौन कम इलास्टिक है, वो तब कहा जा सकता है व्हेन द रिमूविंग फोर्स, व्हेन द डिफॉर्मिंग फोर्स इज बीइंग रिमूव्ड फ्रॉम द सिस्टम। ठीक है, डिफॉर्मिंग फोर्स को जब हम रिमूव कर देते हैं तभी हम बता सकते हैं कि हाँ जो अपनी ओरिजिनल शेप पे वापस आ गया वो इलास्टिक, जो नहीं आ पाया वो उससे कम इलास्टिक हो। ये बात पक्की है। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है, बहुत अच्छी बात है, बढ़िया बात है। नोट कर लो इसको, अच्छे से समझ लो कि कौन ज़्यादा इलास्टिक कहा जाता है, कौन कम इलास्टिक कहा जाता है। इसका एक और मतलब भी है, पता क्या? मोर इलास्टिक, ज़रा ध्यान से सोचना, बिल्कुल ध्यान से। मोर इलास्टिक मतलब कि आप इसको और मतलब यहाँ तक तो आपने इसको खींचा ही, 50 न्यूटन थे फोर्स तक तो खींचा ही, इसको और फोर्स से भी खींचा जा सकता है, इसको इसके इससे ज़्यादा फोर्स से खींचा जा सकता है। मीन्स अगर मान लो एक एक आपने पढ़ा होगा, मैं तो वन शॉट करा रहा हूँ, आपने थोड़ा शायद से पहले पढ़ा हो, ग्राफ जो होता है स्ट्रेस स्ट्रेन वाला, उसमें एक जो फ्रैक्चर पॉइंट जो होता है, ठीक है, डी और ई पॉइंट जो होते हैं वो फ्रैक्चर पॉइंट होते हैं। जब मतलब ऐसा स्ट्रेस आप अप्लाई कर दो कि बॉडी टूट जाए। लेकिन होगा क्या इन केस में, बताओ कौन सी बॉडी पहले टूटेगी? बताओ, अगर मैं अप्लाई करता जाऊँ, फोर्स करता जाऊँ, 50 60 70 80 90 100 120 करता जाऊँ, कौन सा पहले टूटेगा? ये कि ये टूटेगा ना, ये ज़्यादा डिफॉर्म हुआ ना, ये ज़्यादा डिफॉर्म हुआ ना, तो ये पहले टूटेगा। मतलब ये इलास्टिक कम है, जो पहले टूट जाए वो तो इलास्टिक होगा ही ना। इलास्टिक कौन होता है? जो टूटे नहीं, जो टूटे नहीं, वो वाला इलास्टिक नहीं होता जो लंबा ज़्यादा हो जाए, नहीं, वो तो इलास्टिक नहीं होता ही नहीं जो ज़्यादा लंबा हो जाए। जो टूटे नहीं, जो डिफॉर्म ना हो इतनी आसानी से, ठीक है, समझ में आ रही है, वो इलास्टिक होता है। समझ में आ रही है? अब आप, आई होप आपको अब समझ में आ गया होगा कि इलास्टिक असल में होता है। चलो अब हम पढ़ते हैं अगली टर्म्स, ठीक है, इससे रिलेटेड अगली टर्म्स पढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। नाउ फ्रॉम द प्रीवियस कंसेप्ट let's solve a pretty good question. Yes, pretty good question also in NCERT. So the question is, कोई न्यूमेरिकल नहीं है, चिंता मत करो, फॉर्मूला कहाँ पढ़ा है। क्वेश्चन क्या है? विच वन इज मोर इलास्टिक, स्टील और रबर? इसको प्रीवियस कंसेप्ट से जोड़ के आंसर देना है, रट्टा तोता मन करके नहीं देना कि हमने रट लिया हाँ भी ये होता है ज़्यादा इलास्टिक। प्रीवियस कंसेप्ट से इसको जोड़ो और मुझे आंसर बताओ विद रीज़न। सोच लिया? बढ़िया तरीके से कमेंट सेक्शन में डाल देना। तो कौन है ज़्यादा इलास्टिक? ऑब्वियसली स्टील ज़्यादा इलास्टिक, स्टील इज मोर इलास्टिक। वाई? बिल्कुल सिंपल सा आंसर है, रबड़ माना कि ज़्यादा खिंच जाता है, बट ज़्यादा खिंचना इज नॉट द बेसिस ऑफ इलास्टिसिटी। बेसिस ऑफ इलास्टिसिटी इज टू रीगेन द ओरिजिनल शेप एंड साइज। सो स्टील क्या करता है, स्टील का मेरे पास कोई भी सामान पड़ा नहीं हुआ, नहीं तो मैं दिखा देता। उस पास स्टील नहीं है, छोड़ो कोई बात नहीं। तो अगर आपके पास स्टील का स्केल, ठीक है, स्टील का स्केल लेना आप, तो स्टील का स्केल जब आप ऐसे उसको मोड़ते हो, ऐसे ऐसे मोड़ते हो, छोड़ते हो, ऐसे होता है ना, वापस अपनी जगह पे आ जाता। कितना भी उसको मोड़ लो, मतलब कितना, मतलब इतना नहीं करना, पर कितना भी, इतना भी मोड़ लोगे ना, अगर आप 90 डिग्री भी मोड़ लोगे तब भी वो वापस ऐसे करके आ जाएगा। बट रबड़ इतने और कितना फोर्स लगाना पड़ता है उसमें। मैंने खुद एक स्टील के स्केल को पूरी तरीके से मोड़ा हुआ है, मेरी जान निकल गई थी उसमें,
इतना ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है, इतना, इससे 1/4 फोर्स भी लगाएंगे ना तो रबड़ तो टूट जाएगा, इसका 1/4 भी लगाएंगे ना तो रबड़ तो टूट जाएगा। मीन्स रबड़ ज़्यादा इलास्टिक नहीं है, रबड़ अपनी शेप जल्दी चेंज कर लेता है इन कंपैरिजन टू स्टील। तो ये बहुत अच्छा सा क्वेश्चन था जो कि मुझे आपको बताना था, सो मैंने बता दिया। सो आगे चलते हैं। देखो भैया, अब हुआ क्या, हमने इलास्टिसिटी को डिफाइन कर दिया, इलास्टिसिटी के बेसिस पर हमने ऑब्जेक्ट्स को भी क्लासीफाई कर दिया कि ऑब्जेक्ट्स 3 तरीके के होते हैं, कौन कौन से, इलास्टिक और प्लास्टिक। ठीक है, वैसे 2 तरीके के होते हैं, अब इनमें मैंने इसको भी डिवाइड कर दिया, इलास्टिक में परफेक्टली इलास्टिक और पार्शली इलास्टिक। ठीक है, परफेक्टली और पार्शली। ठीक है, इनमें से ये आइडियल होता है, जैसे कि रिजिड बॉडी आइडियल होती है, ऐसी ये और आपका परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन भी आपका क्या होता है, आइडियल होता है। तो ये आपका आइडियल केस होता है। पार्शली इलास्टिक ये आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आता है, डे टू डे लाइफ में। और प्लास्टिक ऑब्जेक्ट्स जैसे कि क्ले, ठीक है, क्ले जो होता है वो प्लास्टिक ऑब्जेक्ट है, टूट जाता है। पेपर आपका हो गया, पेपर इज ऑल्सो प्लास्टिक, पेपर को आप खींच नहीं सकते, ठीक है, पेपर को इतना नहीं, मतलब खींच नहीं सकते, खींचोगे फट जाएगा। पेपर भी आपका कुछ हद तक इलास्टिक ही होता है। ठीक, तो ये तो हमने उसका क्वालिटेटिव, किसका, इलास्टिसिटी का क्वालिटेटिव एनालिसिस कर लिया। बट फिजिसिस्ट्स जो होते हैं ना, उनमें कीड़ा होता है क्या, कि हमें क्वालिटेटिव नहीं चाहिए, हमें क्वांटिटेटिव चाहिए। वी हैव टू मेजर, ठीक है, हमें मेजर करना है, वी हैव टू गिव सम फॉर्मूला, गिव सम मैथमेटिक्स का तड़का। सो इलास्टिसिटी का वो हम पढ़ेंगे क्वांटिटेटिव एनालिसिस। अब इसको सोचने का तरीका बताता हूं मैं आपको कि कैसे साइंटिस्ट्स ने सोचा होगा, कैसे भी किसी भी क्वांटिटी के बारे में आप उसका क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते समय सोच सकते हो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू थिंक कि जो ये इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी है ये किन किन फैक्टर्स से अफेक्ट होती है, या फिर किस किस फैक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। गॉट योर माय पॉइंट, मतलब किस किस फैक्टर से ये होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल इलास्टिसिटी क्यों होती है, और अगर जब ये जिन जिन फैक्टर्स से होती है उसको ले लिया हमने, और जब ये हो जाती है तो उसके बाद ये क्या करती है। सो 2 चीज़ें हमें ध्यान रखनी पड़ती है, कॉन्सिक्वेंसेस और कॉजेज। क्या, कॉन्सिक्वेंसेस एंड कॉजेज, ये 2 चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती है किसी भी फॉर्मूले को डिराइव करते समय, किसी भी फॉर्मूले को समझने के लिए। कॉन्सिक्वेंसेस क्या है इसके, इसके कॉजेस क्या है, किस वजह से होती है और ये क्या करती है। सो इलास्टिसिटी किस वजह से हो रही है, सोचो, कोई ऑब्जेक्ट को आप खींच रहे हो तो इलास्टिक हो रहा है, तो खींच रहे हो तो क्या लग रहा है, क्या लग रहा है, क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है। हाँ, फोर्स लग रहा है, ठीक है भाई, फोर्स लग रहा है यहाँ पे, बहुत बढ़िया। और उसको खींच रहे हैं तो उसका एक कॉन्सिक्वेंस भी हो रहा है। कॉजेज और कॉन्सिक्वेंस में तो डिफरेंस पता ही है ना, इतनी इंग्लिश आती है। तो कॉज उसका फोर्स हो गया और कॉन्सिक्वेंस उसका चेंज इन लेंथ कह सकते हैं, कि डेल्टा एल कह दो, चलो चेंज इन लेंथ डेल्टा एल। अभी जो फोर्स है ये अप्लाई तो चलो ठीक है हो रहा है, एक और चीज़ भी हो रही है। क्या, हमने कुछ एक्सपेरिमेंट्स करे, हमने क्या करे, कुछ एक्सपेरिमेंट्स करे। हमने देखा कि एक बड़े क्रॉस सेक्शन का अगर हम ले और एक छोटे क्रॉस सेक्शन का ले तो फ़र्क आता है। जैसे कि आप अपनी स्टील की कटोरी ले लो और एक आपका स्केल ले लो। स्टील की कटोरी को तो मतलब कर ही नहीं पाओगे बिल्कुल, वो तो रिजिड बॉडी है एक तरीके से। लेकिन जो है स्टील का जो स्केल होता है उसका कितना कितना एरिया होता होगा उसका, पता नहीं कितना, इतना होता होगा। ये रहा, इस लाइन का जितना एरिया उतना उसका क्रॉस सेक्शन एरिया होता होगा। समझ पा रहे हो बात को, समझ पा रहे हो, मतलब क्या, एरिया भी इम्पोर्टेंट है जिस पर
फोर्स अप्लाई किया जा रहा है. सो दीज थ्री थिंग्स आर involved in the elasticity concept. So when we are talking about its quantitative analysis, so we have to consider these three things. Yes. सो इलास्टिसिटी का एक मॉडुलस डिफाइन करेंगे. मॉडुलस एक फंक्शन होता है मैथमेटिक्स में, आपको पता होगा. जिनको नहीं पता है टेंशन की बात नहीं है. मॉडुलस का सिंपल सा मतलब होता है कि आपका आंसर हमेशा पॉजिटिव ही आए, आपका आंसर नेगेटिव नहीं आ सकता. ठीक है, पॉजिटिव आए. सो फॉर पॉजिटिव आंसर्स हम मॉडुलस का इस्तेमाल करते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे हम इलास्टिसिटी मॉडुलस का इस्तेमाल करें. ठीक है, या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो आपको कहना है उसको हम ई से डिनोट करें. इसकी वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं आ सकती, ध्यान रखना. ठीक है, ध्यान रखना बिल्कुल. बार बार बोल रहा हूँ कि आगे ऐसा कंसेप्ट आएगा जहाँ ये थोड़ा नेगेटिव होने की कोशिश करेगा. आप समझ पा रहे होंगे, अगर जिसने पूरा चैप्टर पढ़ा है आप कुछ समझ पा रहा होगा कि ये क्या बोलना चाह रहे हैं. सो ई को हम डिफाइन कैसे करते हैं? ई को हम डिफाइन करते हैं जितना ज़्यादा हम फोर्स लगाएंगे, जितना ज़्यादा हम फोर्स लगाएंगे उतनी बॉडी इलास्टिक होगी. उतनी बॉडी इलास्टिक होगी. मैंने आपको पहले बताया था जितना ज़्यादा फोर्स सह पाएगा उतना ज़्यादा इलास्टिक होगा. बट जितनी ज़्यादा उसकी लेंथ चेंज हो जाएगी उतना वो कम इलास्टिक होगा. सो इन्वर्सली प्रोपोर्शन उसके हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शन उस चीज़ के हो गया. किस चीज़ के? फोर्स अपॉन एरिया के. एल अपॉन डेल्टा. दैट इज इट. दैट इज इट. दैट इज इट. सॉरी, डेल्टा एल अपॉन एल होता है. वेरी सॉरी, डेल्टा एल अपॉन डेल्टा एल नहीं. दैट इज इट. बिल्कुल यही होता है फॉर्मूला. ठीक है, अब साइंटिस्ट ने इसका नाम भी रख दिया. ठीक है, साइंटिस्ट ने इस चीज़ का एक नामकरण भी दे दिया. क्या नामकरण दिया उन्होंने ये ऊपर वाला जो फोर्स अपॉन एरिया है ना, फोर्स पर यूनिट एरिया जो है, इसको उन्होंने स्ट्रेस कह दिया. ये प्रेशर नहीं है, ये स्ट्रेस है. ठीक है, फोर्स पर यूनिट एरिया स्ट्रेस है, इसको प्रेशर नहीं कहेंगे हम. ठीक है, अच्छा. और ये फोर्स कौन सा फोर्स है? ये आपका जो है डिफॉर्मिंग फोर्स. ठीक है, ये आपका कौन सा है? डिफॉर्मिंग फोर्स है. फोर्स अपॉन यूनिट एरिया. ये आपका आ गया डेल्टा एल अपॉन एल. ये क्या है? ये स्ट्रेन है. ठीक है, स्ट्रेन. जनरली हम इसको लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन भी कह सकते हैं. बताऊंगा अभी मैं क्या क्या चीज़ें होती है, क्योंकि जो तीन चीज़ें हैं ना, मैंने आपको पहले बताया था इस चैप्टर में तीन चीज़ें सबसे इंपॉर्टेंट है. मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, स्ट्रेस, स्ट्रेन. कई तरीके के मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, कई तरीके के स्ट्रेस है, कई तरीके के स्ट्रेन है. ठीक है, तो उसका एक लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन एक पार्ट होता है. चलो, ये दो चीज़ें समझ में आ गई. स्ट्रेस, स्ट्रेन. स्ट्रेस, स्ट्रेन. कंफ्यूज नहीं होना इस पर. ठीक है, तो इसको हम अच्छे तरीके से अगर हम लिखें तो E बराबर हो गया आपका F अपॉन ए डिवाइड बाई डेल्टा एल अपॉन एल. तो F एल अपॉन ए डेल्टा एल, यही हो जाएगा. आई होप यही है. देख लो एक बार. हाँ बिल्कुल यही है. तो बिल्कुल यही. एफ एल अपॉन ए डेल्टा एल. एफ एल अपॉन ए डेल्टा एल. अब ध्यान से इस फॉर्मूले को देखो. क्या हम जो चाहते थे वही आया है? इलास्टिसिटी का मॉडुलस मैंने आपको कहा था फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा. जितना ज़्यादा फोर्स लगाओगे, अगर बॉडी इलास्टिक है तो वो डिफॉर्म कम होगी. तो फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शन हो गया. जितना ज़्यादा एरिया होगा उतनी वो जो है क्या कहते हैं, आप उसको खींच ही नहीं पाओगे. तो उसमें डिफॉर्म पहले से आएगा ही नहीं. इन्वर्सली प्रोपोर्शन भी है. ये डेल्टा एल, जितना ज़्यादा डेल्टा एल बढ़ जाएगा उतना कम होगा ना. तो ये सब चीज़ें थोड़ी सी मैथमेटिकल, अगर नहीं समझ में आ रही तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं है. इस फॉर्मूले को याद कर लो. ठीक है, बहुत अच्छा सा फॉर्मूला है. E इक्वल्स टू एफ एल अपॉन ए डेल्टा एल. ठीक है, अब ये वाला जो E है ना, ये वाला जो E है, इस E का एक अलग नाम है. क्या नाम है? यंग्स मॉडुलस. आई होप दिख नहीं रहा होगा, मुझे पता है नहीं दिख रहा होगा, है ना. नहीं दिख रहा है, पता है मुझे, कोई बात नहीं. यंग्स मॉडुलस, यंग का स्पेलिंग पता है, मॉडुलस की पता, लिख लो यंग्स मॉडुलस. ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? यंग्स मॉडुलस. जब हम बात करते हैं किसकी? चेंज इन
लॉन्गिट्यूडनल लेंथ, ठीक है, जब हम चेंज इन लॉन्गिट्यूडनल लेंथ की बात करते हैं। चलो अब ये सब हो गया बहुत ज़्यादा मैथमेटिकल बातें। अब हम जो है टाइप्स ऑफ स्ट्रेसेस, टाइप्स ऑफ स्ट्रेन्स, टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी मॉडुलस ये पढ़ते हैं, अपना काम खत्म करते हैं, ठीक है। चलो सो हम क्या करते हैं, टाइप्स ऑफ स्ट्रेस पढ़ना है, टाइप्स ऑफ स्ट्रेन पढ़ना है, और इलास्टिसिटी मॉडुलस के भी टाइप पढ़ने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं कि 3 तरीके के आपके पास इलास्टिसिटी ऑफ मॉडुलस कौन कौन से होते हैं। पूरा पेज में यही सब चीज़ें आएंगी, मॉडुलस, स्ट्रेस, स्ट्रेन। तो 3 हिस्से में डिवाइड करेंगे हम, और फिर उसका स्ट्रेस लिखेंगे, स्ट्रेन लिखेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे, सब कुछ लिखेंगे एग्जाम्पल के साथ, ठीक है। सो ये पेज उसी चीज़ पर डेडिकेटेड है, बहुत ज़्यादा क्लमजी होने वाला है, ये ध्यान रखना है इस बात का, इसलिए साथ के साथ लिखते चलना, ठीक है। चलो सो ऊपर मैं सबसे ऊपर फॉर्मूला लिखूंगा, ठीक है, जो जनरल फॉर्मूला, ठीक है, जनरल फॉर्मूला E इक्वल्स टू आपका स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, ठीक है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। ये जनरल फॉर्मूला आपका, ठीक है, ये हर चीज़ पे अप्लाई हो जाएगा, इसको ध्यान रखना है, ठीक। अब इसको हम देखते हैं कि क्या क्या होने वाला है। सो यहाँ पे हम करेंगे यंग्स मॉडुलस की बात, ठीक है। यंग्स मॉडुलस को हम y से डिनोट करते हैं, कई कई जगह पे लैम्डा से भी कर देते हैं लोग, ठीक है, कोई बात नहीं है उसमें। ये आपका यंग्स मॉडुलस, यंग्स मॉडुलस के बाद कौन सा मॉडुलस है आपका, यंग्स मॉडुलस के बाद है शियर मॉडुलस, ठीक, शियर मॉडुलस, या हम इसको जो है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी भी कह सकते हैं, ठीक है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी भी हम इसको कह सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको जनरली हम के से, जी से, इन सब चीज़ों से डिनोट करते हैं। मैं यहाँ पे इसको के से डिनोट करता हूँ, चलो, ठीक है। के बहुत सी चीज़ें यहाँ पे जो एक दूसरे से डिनोट की जाती है, कोई किसी से डिनोट किया जाता है, कोई किसी से डिनोट किया जाता है, सो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। शेयर मॉडुलस को हमने के से डिनोट कर दिया, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब हम करेंगे दूसरा, जिसका नाम है आपका बल्क मॉडुलस, ठीक है। काफ़ी तरीक़ों से डिनोट किया जाता है ये भी, तो मैं यहाँ पे इसको डिनोट कर रहा हूँ, चलो मैं डिनोट कर देता हूँ इसको बीटा से। बीटा से करना है बीटा से करो, ईटा से करना है ईटा से करो, कोई इसमें वो रॉकेट साइंस नहीं है, इससे नहीं कर सकते या इससे करना है, कोई ऐसा रूल नहीं है। तो मैं यहाँ पे इसको बीटा से डिनोट कर देता हूँ, और इसको के से ना करके, चलो इसको के से नहीं करता हूँ, ईटा से डिनोट करता हूँ, ठीक है, ईटा। अब ये मत समझना कि जिसने पढ़ लिया है विस्कोसिटी वगैरह कि इसको तो विस्कोसिटी से करते हैं, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है, किसी को भी किसी से कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, मॉडुलस ऑफ यंग्स मॉडुलस है, इसको वाई से ही करना है, ठीक है, इन दोनों को किसी से भी कर दो, दिक्कत वाली बात नहीं है। ईटा करना है, बीटा करना है, के करना है, जी करना है, जो करना है करो, ठीक। चलो भैया आ जाओ। तो यंग्स मॉडुलस में, यंग्स मॉडुलस आप कब अप्लाई करते हो, यंग्स मॉडुलस आप दो चीज़ों पर अप्लाई करते हो। कब, एक आपका होता है जब आप लॉन्गिट्यूडनल में आप खींचते हो चीज़ को। लॉन्गिट्यूडनल में खींचना मतलब, मान लो ये स्प्रिंग है आपका, फिर से स्प्रिंग ले लेते हैं हम, और आपने क्या करा, दोनों तरफ से फोर्सेस अप्लाई कर दी, स्प्रिंग ली, उसको दोनों तरफ से खींच दिया, ठीक है। सो ऐसा करने पर, ऐसा या एक जगह पे आपने इसको अटैच कर दिया, दूसरी जगह पे खींच लिया, जैसे हमने पहले करा था, ठीक है, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम। सो इस केस पर आपका क्या होता है, ये इस केस पर आपका टेंसाइल स्ट्रेस जनरेट होता है। यहाँ पे टेंसाइल स्ट्रेस मतलब जो आपको खींच दे, खींचने वाला जो स्ट्रेस होता है ना, उसको हम टेंसाइल स्ट्रेस कह देते हैं, ठीक है, टेंसाइल स्ट्रेस, ठीक। दूसरे तरीके का आपका और होता है, जिसमें आप क्या करोगे, ये स्प्रिंग ले लेते हैं, चलो, इसमें आपने यहाँ फोर्स लगा, स्प्रिंग को ऐसे करना है, ये दो से स्प्रिंग पकड़ा दोनों उंगलियों से, और ऐसे ऐसे करना शुरू कर दिया, ठीक है। आपने स्प्रिंग पकड़ा होगा कभी, तो उसको ऐसे ऐसे भी हम करते हैं, तो मैंने यहाँ पे इसको ऐसे कर दिया, तो इस पे क्या हो गया, कंप्रेस, ठीक है, कंप्रेस, ठीक। यहाँ पे कंप्रेसिव स्ट्रेस लगता है, ठीक है, कंप्रेसिव स्ट्रेस यहाँ पे जनरेट होता है, ठीक, कंप्रेशन।
ठीक है, यहाँ पे क्या आ गया, कंप्रेशन। और ये दोनों केसेस है ये किसके एग्जाम्पल्स हैं, ये है आपके लॉन्गिट्यूडिनल के, क्योंकि एक ही डायमेंशन में हो रहा है ना ये, तो लॉन्गिट्यूड लेंथ पर ही हो रहा है ना, लॉन्गिट्यूडिनल, लॉन्गिट्यूड, ठीक है, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, ठीक है। मतलब इसमें क्या लेंथ में ही डिफरेंस आ रहा है ना, फोर्स तो हर जगह अप्लाई होगा, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, लेंथ में चेंज आ रहा है, ठीक है, उसकी लॉन्गिट्यूडिनल लेंथ में चेंज आ रहा है। तो इसका फॉर्मूला लिख लो आप, y इक्वल्स टू एफ अपॉन ए अपॉन डेल्टा एल अपॉन एल। तो एफ एल अपॉन ए डेल्टा एल, ये फॉर्मूला आप नोट कर लो बहुत अच्छी तरीके से, ठीक। और इसके साथ साथ एक और फॉर्मूला लिखा रहा हूँ, इसी की मैनिपुलेशन है लेकिन यूज बहुत जगह होता है उसका। वो क्या है, डेल्टा एल की वैल्यू एफ एल अपॉन ए गामा। आप बोलोगे यार इसका क्या कराने का सेंस है, मैं बता रहा हूँ ये बहुत जगह यूज़ होता है, बहुत। मैं न्यूमेरिकल्स जब कराऊंगा ना तब इसका पता चलेगा आपको कि कहाँ कहाँ यूज़ होता है। तो डेल्टा एल अपॉन एफ एल अपॉन ए गामा, ठीक है, याद रखना ये चीज़, डेल्टा एल इक्वल्स टू एफ एल अपॉन ए गामा, ठीक है। तो यंग्स मॉडल्स की पूरी कहानी समझ में आ गई आपको बहुत अच्छी तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। और यंग एक साइंटिस्ट थे, तो यंग ने क्या करा था ना, उन्होंने असल में हुक्स लॉ को ही थोड़ा सा एक्सपैंड किया था। व्हाट इज हुक्स लॉ, यू नो दैट हुक्स लॉ इज एफ इक्वल्स टू माइनस के एक्स, ठीक है। ये आपका स्प्रिंग में आएगा, ये आपका जो वेव्स में आएगा, ये आपका एसएचएम में भी आएगा, ये आपका एसी करंट वगैरह वगैरह हर जगह ये चीज़ आएगी। और यहीं से हुक्स जब ये डेवलप किया था, तो हुक्स के बाद यंग ने इसको आगे मैनिपुलेट किया और ये वाला फॉर्मूला लेके आ गए, ठीक है। ये क्या है, विद इन इलास्टिक लिमिट, ठीक है। ये फॉर्मूला कब तक वैलिड है, विद इन इलास्टिक लिमिट। व्हाट इज इलास्टिक लिमिट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है ये, ठीक है, स्कूल एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि व्हाट इज इलास्टिक लिमिट, ड्रॉ इट ऑन द ग्राफ और रिप्रेजेंट इट ऑन द ग्राफ। तो ये भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब आ जाता है आपका शेयर मॉडुलस। व्हाट इज शेयर, शेयरिंग क्या होती है, और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी भी कहते हैं इसको। तो शेयरिंग क्या होती है, शेयरिंग का मतलब होता है आपका कुछ ऐसा, मैं आपको दिखाता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। ये देखो, ये दिख रहा है, ये मैंने क्या करा, इसको ऐसे ऐसे कर दिया, देख रहे हो नीचे क्या हो रहा है। अब मैंने इसको ऐसे पकड़ा, ऐसे ऐसे भी करना शुरू, ये देखो नीचे वाला जो सरफेस है वो आपका फिक्स्ड है, वो हिल नहीं रहा, ऊपर वाली लेयर्स हिल रही है, ऊपर वाली सारी लेयर्स हिलती चली जाती। तो ये क्या होता है ना, ये शेयर मॉडुलस होता है, ठीक है। ये क्या होता है, ये शेयर मॉडुलस होता है। चलो सब शेयर मॉडुलस भी समझ में आ गया हमको। तो ये शेयरिंग होती है, इसको हम शेयरिंग कहते हैं। जब आपको फोर्स कैसे लग रहा हो, टेंजेंशियल, टेंजेंशियल टू द सरफेस, ठीक है, टेंजेंशियल टू द सरफेस जब आपका फोर्स लगे। यहाँ कैसा लगता है फोर्स, यहाँ आपका लगता है कुछ ऐसा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ठीक है। ये जो फोर्स होता है ना, ये परपेंडिकुलर लगता है। मान लो यहाँ पे एक सीलिंग है, यहाँ से आपका ब्लॉक लटक रहा है, ठीक है, ब्लॉक लटक रहा है यहाँ पे, और ये नीचे mg जा रहा है, ठीक। और ये है रोप जो है, ये इलास्टिक है, ठीक है। ये क्या है, रोप इलास्टिक है, और नीचे ये खींच देगा इसको, तो ये क्या परपेंडिकुलर लग रहा है, ठीक है, परपेंडिकुलर। ये परपेंडिकुलर नहीं लगता, ये टेंजेंशियल लगता है, ठीक है, टेंजेंशियल। मान लो कुछ ऐसा है, ठीक है, मान लो कुछ ऐसा है, तो होगा क्या ना, ये फोर्स ऐसे लगेगा, ये ठीक है, फोर्स कुछ ऐसा लगेगा, ठीक। तो जब ये फोर्स ऐसा लगेगा ना, तो होगा क्या, ये जो ऊपर वाली लेयर है ना, ये हट जाएगी अपनी जगह से, नीचे वाली लेयर वही रहेगी। सो नीचे वाली लेयर वही रही, और ये क्या होगा ना, ये थोड़ा सा ना बेंड हो, ठीक है। ये इसका ओरिजिनल था, ठीक।
ये इसका ओरिजिनल चीज़ थी जो मैंने डार्क लाइन से करा है, और डॉटेड लाइन से जो करा है वो इसका अब फोर्स लगने के बाद कुछ ऐसा हो गया, ठीक है। फोर्स लगने के बाद ये ऊपर से थोड़ा डिस्प्लेस हो गया। कितना डिस्प्लेस हुआ, अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ से यहाँ आ गया, ये है ना, ये इसका ओरिजिनल था, मैंने जिसको डार्क लाइन से करा है, यहाँ आ गया ये, तो ये इतना डिस्प्लेस हो गया, ये इतना डिस्प्लेस हो गया। इसको हम एक्स से डिनोट कर देते हैं, ठीक है। फॉर्मूला ड्राइव कर रहा हूँ मैं, इसको हम एक्स से डिनोट कर देते हैं। तो ये क्या है, ये ओरिजिनल लेंथ है आपकी, ठीक है, ये वाली, ठीक है, ये वाली। ये क्या है, डिस्प्लेस्ड लेंथ, ध्यान सुनना, कि डिस्प्लेस्ड लेंथ, ठीक है। ये क्या है, डिस्प्लेस्ड लेंथ, कि आप एक्स यहाँ से करो या यहाँ से मेजर करो, बात तो एक ही है ना। तो ये इतनी डिस्प्लेस हो गई, तो ये क्या है, एक्स डिस्प्लेस्ड लेंथ, और ये क्या है, ओरिजिनल लेंथ, ठीक है। ये क्या है आपकी ओरिजिनल लेंथ, और ये क्या है, ये थीटा है। थीटा क्या मतलब, जिस एंगल पे वो क्या हो गया, बेंड हो गया, ये बेंडिंग हो गई ना यहाँ पे, तो इस एंगल पे ये बेंड हो गया। तो आप ईटा को क्या लिख सकते हो, ईटा को आप लिख सकते हो कुछ ऐसे, फोर्स, या फोर्स को रहने दो, फोर्स को नहीं लिखते हम यहाँ पे, ठीक है। ईटा को आप क्या लिख सकते हो, ईटा को आप क्या समझो, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, ठीक है। तो इसको आप कुछ ऐसे लिखो, तो ईटा को आप क्या लिख सकते हो, ईटा को आप लिख सकते हो एफ फोर्स, और एरिया कौन सा लोगे, एरिया भी लेना ज़रूरी है। तो एरिया आप, क्योंकि टेंजेंशियल फोर्स लग रहा है, इसको आप क्यूबिकल बॉक्स समझो। क्यूबिकल बॉक्स मैं फिर से ले आता हूँ यहाँ पे, एक मिनट, हाँ जी। तो यही चीज़ मैं वापस ले आया, अलग रजिस्टर, ठीक है। तो देखो यहाँ लगा फोर्स, ये ऐसे हुआ, ठीक है, ये ऐसे हुआ, तो आप एरिया कौन सा लोगे, ये वाला, ठीक है, ये वाला एरिया लो, ठीक, ये वाला आप एरिया लोगे, और ये क्या हो गया, बेंड ओवर, ठीक है। चलो, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कौन सा एरिया लेना है, टेंजेंशियल वाला एरिया आपको ऊपर वाला एरिया लेना है। तो एफ अपॉन ए डिवाइड बाय क्या करोगे आप डिवाइडेड बाय अब आप करोगे यहाँ पे x अपॉन एल, x अपॉन एल। नाउ व्हाट इज x अपॉन एल, ध्यान से समझना, x अपॉन एल अगर आप देखो तो tan थीटा है, वो क्या है, tan थीटा। तो ईटा क्या हो जाएगा, ईटा हो जाएगा आपका f अपॉन ए tan थीटा, ठीक है, f अपॉन ए tan थीटा। नाउ एक प्रॉपर्टी होती है, या एक कह लो एक फॉर्मूला होता है, क्या कि साइन थीटा और टैन थीटा इन दोनों पे अप्लाई होता है। तो अगर थीटा ना बहुत स्मॉल है, थीटा इज वेरी वेरी लेस, थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, जब थीटा बहुत छोटा होता है ना, तब हम क्या करते हैं, टैन थीटा हो या साइन थीटा हो, इसकी वैल्यू को हम थीटा ही लिख देते हैं। टैन थीटा इज इक्वल्स टू थीटा, साइन थीटा इज इक्वल्स टू थीटा, ठीक है। जब थीटा रेडियन में हो, ये बात ध्यान रखनी, डिग्री में नहीं, रेडियन में, ठीक है। रेडियन क्या होता है, रेडियन एक रियल वैल्यू होती है, ठीक है। और साइन और कॉस और टैन जो भी हो, इनका आंसर क्या आना चाहिए, रियल वैल्यू आनी चाहिए। तो ये मत समझ लेना कि इसका आंसर एंगल कैसे आ गया, साइन कॉस टैन इनका तो रियल नंबर आता है, रियल नंबर ही आएगा। लेकिन आपको थीटा 1 डिग्री नहीं पुट करना है, आपको थीटा 1 रेडियन पुट करना है, 2 रेडियंस पुट करना है, 3 रेडियंस पुट करना है। मान लो साइन 3 रेडियन है तो उसका आंसर 3 ही आता है अप्रॉक्सीमेट, ये एक अप्रॉक्सीमेशन है, ठीक है। तो जैसे जैसे साइन छोटा होता चला जाता है, वैसे वैसे क्या वो जीरो के करीब जाता रहता है ना, ऐसी बात है। तो ये क्या है, एफ अपॉन ए टैन थीटा, ये थीटा बहुत छोटा होता है, इतना बड़ा नहीं होता ये। तो टैन थीटा को आप क्या लिख सकते हो, सिंपली थीटा। तो ईटा की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, एफ बटे में ए थीटा, इसको आपको रिमेंबर कर लेना है, एफ अपॉन ए थीटा, ठीक है, एफ अपॉन ए थीटा। चलो भैया, आपका शेयर मॉडुलस भी हो गया। और शेयर मॉडुलस की जो वैल्यू होती है ना ईटा, ये काफ़ी छोटी होती है यंग्स मॉडुलस से, ठीक है। फॉर अ पर्टिकुलर गिवन फोर्स, अगर अब ये भी फोर्स इक्वल रखो, यहाँ भी फोर्स इक्वल रखो,
तब भी ये ईटा की वैल्यू छोटी आती है क्योंकि ये इतना डिस्प्लेस होता नहीं है, ठीक है, इतना डिस्प्लेस होता नहीं है, ठीक है। अब आ जाओ बल्क मॉडुलस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर के लिए नहीं इतना इंपॉर्टेंट है, अगले चैप्टर के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बल्क मॉडुलस, बल्क मॉडुलस को हम वॉल्यूमेट्रिक मॉडुलस भी कह सकते हैं। इसमें क्या होता है ना, इसमें आपकी जो बॉडी होती है ना वो एक फ्लूइड के अंदर होती है, ठीक है, और बेसिकली फ्लूइड रहने दो, लिक्विड समझ लो, ठीक है, गैसेस रहने दो, लिक्विड ही समझ लो। तो आपके पास एक बॉडी है, ठीक, एक बॉडी है जो कहाँ पे है, एक फ्लूइड के अंदर, ठीक। और अब आपको पता होगा जब भी कोई बॉडी फ्लूइड के अंदर होती है उस पर हर तरफ से, 3D बॉडी है, हर तरफ से हर जगह जगह से फोर्स अप्लाई होता है, ठीक है। यहाँ से भी लगेगा फोर्स, यहाँ से भी लगेगा, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, हर जगह से फोर्स अप्लाई होता है, को पता होगा, दैट इज कॉल्ड द फ्लूइड प्रेशर, है ना, फ्लूइड प्रेशर कहते हैं उसी चीज़ को। तो प्रेशर कैसे आया, प्रेशर आपका, ये फोर्स तो इक्वल थे सारे, हालांकि इक्वल नहीं होते, पता चलेगा आपको बाद में, तो फोर्स है ये सारे, ठीक है, ये सारे फोर्स है, और ये जिन पे अप्लाई हो रहा है इन पॉइंट्स पे, इन पॉइंट्स पे जो अप्लाई हो रहा है, हर पॉइंट पे अप्लाई हो रहा है फोर्स, है तो बहुत कम है, और भी जितने भी पॉइंट्स है सब पे फोर्स अप्लाई हो रहा है, सो दैट इज कॉल्ड फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया। अब बात आती है फोर्स पर यूनिट एरिया की, इसको आप एक टेंजेंट कंसिडर करो, यहाँ पे ये पॉइंट है आपका, ये फोर्स है परपेंडिकुलर, इस पे पॉइंट टेंजेंट कंसिडर करो, ये परपेंडिकुलर, इस पे करो परपेंडिकुलर, सो फोर्स और एरिया क्या हो गए, परपेंडिकुलर, फोर्स और एरिया क्या हो गए, परपेंडिकुलर, दैट इज, ये क्या होता है, ये आपका प्रेशर ही होता है, फोर्स अपॉन एरिया, दैट इज कॉल्ड प्रेशर, ठीक है। तो उसका ये, इसका जो स्ट्रेन होता है, देखो सबका फॉर्मूला यहीं से आएगा, ई इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, बट सबका स्ट्रेस लिखने का तरीका अलग अलग है, सबके स्ट्रेन लिखने का तरीका अलग अलग है। तो स्ट्रेस यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे स्ट्रेस बेसिकली प्रेशर ही आएगा, ठीक है, टोटल प्रेशर जो होगा आपका वही आएगा, ठीक है, एफ अपॉन ए, ठीक है, क्या होगा, एफ अपॉन ए, तो स्ट्रेस तो आ गया आपके पास एफ अपॉन ए। नाउ स्ट्रेन, स्ट्रेन अब यहाँ पे कैसे अप्लाई, यहाँ पे क्या था, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, यहाँ पे क्या था, शियर स्ट्रेन, यहाँ पे क्या आएगा, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन मतलब चेंज इन वॉल्यूम, यहाँ क्या था, चेंज इन लेंथ, यहाँ भी चेंज इन लेंथ ही था बट कुछ अलग तरीके से था, यहाँ क्या है, यहाँ चेंज इन वॉल्यूम है, वॉल्यूम में चेंज क्यों आएगा, क्योंकि फोर्स हर तरीके से हर तरफ से अप्लाई हो रहा है, तो बॉडी को क्या करेगा, स्क्वीज करेगा ना, एक्सपैंड तो करेगा नहीं, स्क्वीज ही करेगा, हर केस में उसको स्क्वीज ही करेगा, तो कुछ ऐसा हो जाएगा बॉडी, कुछ ऐसी कंडीशन में आ जाएगी, छोटी हो जाएगी, अपनी साइज से छोटी हो जाएगी, आई होप आपको दिख रहा होगा, तो ये छोटी हो जाएगी अपनी साइज से, ठीक। पहले इसका v था, v से ये डेल्टा v में आ जाएगा, ठीक है, v से ये चेंज हो जाएगा, डेल्टा v चेंज हो जाएगा, तो उस पर ये आ जाएगा, कितना चेंज हुआ वॉल्यूम में, डेल्टा v, ठीक है, ओरिजिनल कितना था v, तो स्ट्रेन कितना आ गया, डेल्टा v अपॉन v, स्ट्रेन का फॉर्मूला याद है ना, चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन, change in dimension upon original dimension, change in dimension upon original dimension, change in dimension is what, delta v, upon original dimension is what, v, so that becomes stress, so strain आपका क्या आ जाएगा, strain आ जाएगा delta v upon v, ठीक। बट अब यहाँ पे आएगी मेरी पहली वाली बात, मैंने पहली क्या बात करी थी कि ये जो ई है ना, इसको हम इलास्टिसिटी मॉडुलस कहते हैं, तो मॉडुलस कभी भी आपका नेगेटिव नहीं होता, ऐसा याद रखो इसको कि मॉडुलस कभी भी नेगेटिव नहीं होता, तो ये नेगेटिव ना आए, ई नेगेटिव ना आए, ई की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आए, इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक नेगेटिव साइन इंड्यूस करते हैं, ठीक है, यहाँ पे हम क्या लगाते हैं, एक नेगेटिव साइन अपनी तरफ से लगा देते, तो क्या हो गया, माइनस ऑफ डेल्टा वी अपॉन वी, आप इसका फॉर्मूला बना सकते हो, स्ट्रेस क्या था आपका, एफ अपॉन ए अपॉन माइनस डेल्टा वी अपॉन वी, ठीक।
तो उससे आपका फॉर्मूला तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि क्या आपका था। स्ट्रेस तो आपका क्या है, एफ अपॉन ए ही है। ठीक, स्ट्रेस आपका एफ अपॉन ए ही है। तो अब जब इसका फॉर्मूला बनाओगे तो क्या बनेगा, फॉर्मूला इसका बनेगा एफ अपॉन, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, मुझे पता था कलमजी होने वाला ये, एफ अपॉन ए अपॉन डेल्टा वी अपॉन वी, नेगेटिव साइन लगा हुआ है तो ये बन जाएगा आपका डेल्टा वी यहाँ और वी यहाँ। दैट इज़ द फॉर्मूला फॉर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो इसको आपको याद रखना है अच्छे तरीके से। मैं अब लेक्चर को यहीं ख़त्म कर रहा हूँ। अगले वीडियो में इसका हम 1/2 करेंगे, जहाँ पे हम इसकी क्या बात करेंगे, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, और आपका लास्ट टॉपिक दैट इज़ द एनर्जी इन द स्ट्रेस्ड वायर। थैंक यू वेरी मच।